जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज बाबू मैं आप लोगों के लिए 12th का फिजिक्स एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और आप लोग ध्यान से इसे पढ़िएगा। और वीडियो के चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। बाबू एमीटर क्या करता है आपको मालूम है? एमीटर बाबू धारा को मापता है। किसी भी परिपथ में धारा को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एमीटर का यूज करते हैं। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बाबू क्या होता है? शून्य होता है। एमीटर का प्रतिरोध जो होता है कम प्रतिरोध होता है। और अगर आपसे पूछा जाए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है तो याद रखेंगे आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बाबू? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि किलोवाट घंटा का मात्रक है, यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? यहाँ पे होना चाहिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि किलोवाट घंटा होता क्या है। यानी बाबू किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा, यानी ये याद रखेंगे बाबू किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक। किसका मात्रक है बाबू? ऊर्जा का मात्रक है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किलोवाट घंटा को किस में चेंज कर दीजिए? जूल में चेंज कीजिए, क्योंकि जूल ऊर्जा का मात्रक है और किलोवाट घंटा भी किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। तो याद रखेंगे बाबू 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले 1 तो 1 लिखिए बाबू, बहुत बढ़िया। और यहाँ के दिया है, के का मतलब होता है 1000। किलो का मतलब होता है 1000, यानी 1000 लिख लेंगे। अब बाबू आपके पास वाट दिया है। वाट क्या होता है? 1 वाट बराबर होता है बाबू जूल प्रति सेकेंड। क्या होता है बाबू? जूल प्रति सेकेंड। दूसरा आपके पास और क्या बचा? एच बचा। एच यानी घंटा। आवर के लिए क्या यूज करेंगे बाबू? इसको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। और 1 आवर में बाबू 60 मिनट होता है। और 60 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 मिनट हो गया। और मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। तो हमने 60 यहाँ लिख दिया। ये किस में चेंज हो गया बाबू? सेकेंड में। सेकेंड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब बाबू इसको आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। 6 में 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? वो 36 हो जाएगा। यहाँ कितना जीरो आया बाबू? 1 2 3 4 5 जीरो आ गया। 3 हो गया, 4 5 जीरो आ गया। अब बाबू किस में चेंज हो गया बाबू? जूल में चेंज हो गया। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक मैंने क्या किया बाबू? 1 को 1 लिखा। किलो क्या होता है? किलो मतलब 1000, तो हमने 1000 लिख लिया। अब वाट को चेंज कर दिया किस में बाबू? जूल प्रति सेकेंड में। और एच को कितना लिख दिया बाबू? पहले लिखा 60 मिनट, और मिनट को कई में चेंज करेंगे बाबू सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता, तो 60 सेकंड हो गया बाबू। अब देखिए 6 से 6 में गुणा कर दिया, 36 आ गया। जीरो कितना होगा बाबू? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी इतना जूल हो गया। अब बाबू इसको मैं क्या करता हूँ? 0.3 के बाद लिख देता हूँ 3 दशमलव कितना हो गया बाबू? 6। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, अब क्या लिखेंगे बाबू? 10 के पावर दशमलव कितना अंक के बाद मैंने लगाया? इधर से काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6 कितना बाबू? जूल। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो याद रखेंगे 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल। और ये किसका मात्रक है बाबू? ऊर्जा का मात्रक है। समझ में आया कि नहीं यार? और 1 किलोवाट घंटा को कई बार 1 यूनिट भी बोल दिया जाता है। 1 यूनिट क्या बोल दिया था बाबू? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल। और किसको मापेगा? तो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? मापता है। समझ में आया कि नहीं? 2 क्वेश्चन समझ में आ गया बाबू। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। बाबू ये किसका नियम है? किरचॉफ का नियम है। किसका नियम है बाबू? किरचॉफ का। तो सबसे पहले जब भी ऐसा पूछा जाए कि किसका नियम है, तो याद रखेंगे किरचॉफ का फर्स्ट नियम है। किरचॉफ का फर्स्ट नियम। और किरचॉफ के फर्स्ट नियम के अनुसार बाबू क्या होता है? किसी भी बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर जितनी धाराएं आती हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 धाराएं आ रही हैं और यहाँ पर एक धारा क्या जा रहा है बाबू? बाहर जा रहा है। ठीक है बाबू? तो याद रखेंगे किसी भी यानी बिंदु पर आने वाली जो धाराएं हैं, मान लीजिए इसको मैंने माना बाबू I1, इसको माना बाबू I2 और इसको मान लिया मैंने I3, इसको मान लीजिए I4।
यहाँ तक बात समझ में आई बाबू। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखिए इस बिंदु पर आने वाली जितनी धारा होती है उतनी ही धारा बिंदु से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। यानी जंक्शन की ओर आने वाली धारा जंक्शन से दूर जाने वाली धारा के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा बाबू, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी तीनों धाराएं इस बिंदु पर क्या हो रही हैं, आ रही हैं। और कौन सी धारा जा रही है बाबू, I4 जा रही है। तो बराबर किसके होगा, I4, यानी जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा क्या जाएंगी, बाहर जाएंगे। अब मैं इसको इधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा बाबू, I1 प्लस I2 प्लस I3, और इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का I4, और टोटल किसके बराबर हो गया बाबू, 0 के। यानी किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। यही है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। और इसके हिसाब से क्या होता है बाबू, किसी भी बिंदु पर आने वाली कुल धाराओं का योग उससे जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर। यानी बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक। जितनी धाराएं आती हैं जंक्शन की ओर उतनी ही धारा जंक्शन से क्या जाती है, दूर जाती है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। अब याद रखेंगे बाबू, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है P बराबर, मैं आपको 3 फार्मूला बता रहा हूँ बाबू। P बराबर क्या होता है, पहला फार्मूला होता है VI, कितनी होती है बाबू, VI। दूसरा फार्मूला इसका होता है बाबू I²R, कितना होता है, I²R। तीसरा फार्मूला होता है बाबू V²/R, कितनी होती है, V²/R। आप जानते हैं बाबू यहाँ P क्या है बाबू, शक्ति। कौन शक्ति है बाबू, विद्युत शक्ति है। V क्या है बाबू, यहाँ पे विभवांतर या क्या है बाबू, वोल्टेज। और आपसे पूछा जाए सर यहाँ पे I क्या है, तो I बाबू यहाँ पे क्या है, धारा है। और बाबू R यहाँ पे क्या है, तो R यहाँ पे क्या है बाबू, प्रतिरोध है। यानी पावर का मैंने आपको 3 फार्मूला बताया, P बराबर VI, P बराबर I²R और P बराबर V²/R। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति। देखिए बाबू इसमें कहीं भी VI नहीं है, दूसरा इसमें कहीं भी I²R नहीं है। हाँ, आपके पास क्या है, लास्ट नंबर फार्मूला V²/R, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति आपसे पूछा जा सकता है P बराबर VI, P बराबर I²R और P बराबर V²/R। समझ में आया कि नहीं आया, तो कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, यानी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध इनमें से क्या करने पर बढ़ेगा। ऑप्शन हम लोग के पास है बहुत, ताप बढ़ाने से, ऑप्शन नंबर बी है हम लोग के पास ताप घटाने से, ऑप्शन नंबर सी है अनुप्रस्थ काट बढ़ाने पर, और डी नंबर ऑप्शन है लंबाई बढ़ाने पर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, यानी इनमें से कौन सी अगर हम लोग चेंजिंग करें तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए, आप पढ़े होंगे बाबू, तार का जो प्रतिरोध होता है R बराबर ρL/A। क्या होता है बाबू, R बराबर ρL/A। यही आपके पास जो रो है, यही रो क्या कहलाता है बाबू, प्रतिरोधकता। क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बाबू, विशिष्ट प्रतिरोध। याद रहे कि नहीं याद रहेगा बाबू, यानी रो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, या रो को क्या बोलते हैं बाबू, विशिष्ट प्रतिरोध। और इसका मान क्या होता है बाबू, ताप बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो याद रखेंगे ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आया कि नहीं बाबू, तो आप याद रखिएगा। अगर इसका मात्रक पूछा जाए, क्योंकि मात्रक भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है,
तो इसका मात्रक याद रखेंगे कितना होता है बाबू। तो इसका अगर आपसे मात्रक पूछा जाए तो मात्रक याद रखिएगा ओम मीटर। क्या होता है बाबू? ओम मीटर। समझ में आया कि नहीं बाबू? ओम मीटर कैसे आएगा? यहां से अगर हम मान निकालेंगे तो देखिए रो का जो मान हो जाएगा R इंटू में A बट्टा L हो जाएगा। R का मात्रक ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, और A मतलब क्या है? एरिया। एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ से 1 मीटर लंबाई वाला मीटर से खत्म हो जाएगा, कितना निकल जाएगा? ओम मीटर। इतना तो आप निकाल सकते हैं। तो यानी क्या हमने देखा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ता है। और विशिष्ट प्रतिरोध को ही क्या बोला जाता है बाबू? प्रतिरोधकता। इंग्लिश में बोला जाता है रेसिस्टिविटी। समझ में आया कि नहीं बाबू? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो सम्मिलित शक्ति होगा, यानी तुल्य शक्ति कितना होगा अगर दोनों बल्ब को के स्थान पर एक बल्ब लगाया जाए तो। देखिए बाबू तुल्य जो शक्ति का फॉर्मूला होता है 1/P। कितना होता है बाबू? श्रेणी क्रम के लिए 1/P बराबर होता है 1/P1 प्लस 1/P2। याद रखेंगे कब ये फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा बाबू? जब दोनों बल्ब किस क्रम में जुड़े हो? श्रेणी क्रम में जुड़े। कि में जुड़े हो बाबू? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी क्रम यानी किस में जुड़े हैं बाबू? अगर दो बल्ब सीरीज में जुड़े हो तो आप फॉर्मूला लगेगा 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। इतना फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है बाबू? अब यहाँ से क्या करते हैं 1/P। देखिए बाबू पहला बल्ब का पावर कितना है? 60 वाट। तो 1 बट्टा कितना लिख लीजिए? 60। समझ में आ रहा है? क्लियर है बाबू सबको? अच्छा अब क्या करेंगे 1/। अब P2 का मान देख लीजिए कितना है? P2 का मान कितना है बाबू? 40 है। तो क्या लिख लेंगे बाबू? 40 लिख लेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं है? 1/P। 1/P बराबर क्या हो जाएगा बाबू? देख लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 60 दूना 120 और 40 तिया 120। अब देखिए 60 दूना 120 दो बार में, तो ऊपर 1 में 2 से गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा? 40 में 40 से भाग दे 120 में 3 बार में, तो 3 हो जाएगा। कितना हो गया वो? 5 कितना? 120। अगर आप कटाइएगा तो कितनी बार में कट जाएगा? 24 बार में। 24 में कट जाएगा बाबू। 5 दूना 10, 5 चौक 20। ऊपर है 1 नीचे 24। आप इसको उलाट दीजिए तो P बराबर क्या आ जाएगा बाबू? उलाट देने का मतलब इसको ऊपर और इसको नीचे कर दीजिए। 24 ऊपर 1 नीचे, यानी कितनी वाट आ गई बाबू? 24 वाट। यानी दोनों बल्ब के जगह पर अगर एक बल्ब यूज करेंगे तो उसका पावर कितना होगा? 24 वाट होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? ऐसा क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया था, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो यानी हम लोग के पास ऑप्शन कौन सही है? 24 वाट, यानी बी वाला क्या है? सही। समझ में आया कि नहीं बाबू? क्या क्वेश्चन था कि दो बल्ब, एक 60 वाट का है और एक कितना वाट का है? 40 वाट का है। दोनों बल्ब को किस क्रम में जोड़े हैं बाबू? श्रेणी क्रम में जोड़े। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे पावर का 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। यहाँ से मैंने सॉल्व किया 1, तो 1 हो जाएगा। P1 के जगह पर 60 है और P2 के जगह पर कितना है? 40 है। आपको यहाँ पे से भिन्न का जोड़ एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लीजिए। आंसर आ जाएगा कितना वाट? 24 वाट। समझ में आया कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विद्युत हीटर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? देखिए बाबू यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया कि विद्युत हीटर में किस तत्व का इनमें से यूज किया जाता है। तो देखिए वो तांबा का यूज नहीं किया जाता है, एल्युमिनियम का यूज नहीं किया जाता, टंगस्टन का यूज नहीं किया जाता। किसका यूज किया जाता है? नाइक्रोम का। और सबसे पहली बात याद रखिएगा ये कौन धातु है? मिश्र धातु है। ये तत्व नहीं है। ये कौन सी धातु है बाबू? मिश्र धातु है। कौन बाबू? नाइक्रोम। और किसका किसका मिश्र धातु है? तब याद रखिएगा सबसे पहला इसमें कौन सा तत्व होता है? वो निकेल होता है। निकेल प्लस क्रोमियम क्या होता है? वो क्रोमियम। दो मेन होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया बाबू नाइक्रोम। क्या नाम पड़ा बाबू? नाइक्रोम। अब नाइक्रोम नाम पड़ रहा है तो इसका मतलब समझ जाएगा निकेल प्लस क्रोमियम। समझ में आ रहा है? निकेल प्लस क्रोमियम मिलके क्या बनाता है? नाइक्रोम। और साथ साथ कुछ मात्रा में इसमें मैग्नीज होता है और कुछ मात्रा में Fe आयरन यानी क्या होता है? लोहा होता है। तो नाइक्रोम पूछेगा किस धातु का मिश्र धातु है? तो याद रखेंगे निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और कौन बाबू? आयरन। और ये भी याद रखेंगे बाबू कि नाइक्रोम का उपयोग विद्युत हीटर में किया जाता है। समझ में आया कि नहीं है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वो डायनेमो किस सिद्धांत पे काम करता है। बाबू आप सबसे पहले ये बताइए डायनेमो करता क्या है। तो बाबू डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है, यानी आउटपुट के रूप में हमको विद्युत ऊर्जा देता है डायनेमो। और डायनेमो किसकी सिद्धांत पे काम करता है, तो याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और डायनेमो हम लोग को देता क्या है, तो याद रखिएगा डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है बाबू, तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज कर देगा, विद्युत ऊर्जा में, यानी हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट देता है कौन बाबू, डायनेमो। और किस सिद्धांत पे काम करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आया कि नहीं यार। जितना मैंने आपको क्वेश्चन ये पढ़ा रहा हूँ सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लारेंज बल का व्यंजक होता है। आपसे ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लारेंज बल क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा बाबू, जब कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के प्रभाव में हो, तो उस कंडीशन में जो कुल बल लगता है वही बल क्या कहलाता है, लारेंज बल। यानी ये कोई आवेश है जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र का भी प्रभाव है और चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रभाव है, तो दोनों का अगर उसके ऊपर प्रभाव है तो इस कंडीशन में लगने वाला जो बल होता है वो कहलाता है कौन सा बल बाबू, लारेंज बल। ठीक है बाबू। तो कैसे याद रखेंगे, किसी भी आवेश पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी ई से समझ जाइएगा विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है F बराबर होता है बाबू Q इंटू में E। क्या होता है बाबू, Q इंटू में E। अगर वो आवेश किस में हो बाबू, मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो उस पर लगता है बाबू Q V B कॉन थीटा बाबू साइन थीटा। या इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसी को हम लिख सकते हैं बाबू Q और यहाँ लिख सकते हैं V क्रॉस B, लिख सकते हैं बाबू V क्रॉस B, क्योंकि ये कौन प्रोडक्ट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। साइन थीटा के स्थान पे हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर लिए। अब बाबू दोनों बल जोड़ दीजिए तो रिजल्टेंट फोर्स F निकलेगा, वो कितना निकलेगा बाबू, QE, ये भी क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्लस में Q इंटू में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और यहाँ से आप Q कॉमन कर लीजिए, F बराबर निकल जाएगा Q कॉमन हो गया, क्या निकला बाबू, E वेक्टर, आप प्लस में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बाबू यह कौन सा फोर्स है बाबू, लारेंज फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी आवेश Q विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में भी हो और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में भी हो, तो उस पर लगने वाला कुल बल कौन सा बल कहलाएगा, लारेंज बल कहलाएगा। इसको 100% याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है बाबू। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में QE लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगेगा बाबू, Q इंटू में V क्रॉस B, और दोनों का हमने सम निकाल दिया। क्या निकला बाबू, जो रिजल्टेंट फोर्स निकला, इस फोर्स में वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग यूज कर लेंगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे, यानी F बराबर क्या है, यानी ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है, याद रखेंगे बाबू, वेबर होता है। क्या होता है बाबू, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बाबू, टेस्ला होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चुंबकीय बलाघूर्ण का मान होता है। बाबू चुंबकीय बलाघूर्ण का मान क्या होता है बाबू, तो याद रखेंगे टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर MB साइन थीटा, या यूज कर सकते हैं टाउ बराबर कितना बाबू, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ये भी कौन सी राशि है, सदिश राशि है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विद्युत रेखा पर, विद्युत नहीं, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है।
ठीक है बाबू, आपसे पूछा गया है कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। देखिए बाबू, ये मान लीजिए आपका क्या है, अर्थ है। ये आपके पास कौन सा रेखा है बाबू, विषुवत रेखा। कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा। ठीक है बाबू। अच्छा, ये आपके पास क्या है, ध्रुव है। ये है कौन सा ध्रुव बाबू, उत्तरी ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है बाबू, उत्तरी ध्रुव। और ये आपके पास कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है बाबू। तो याद रखेंगे बाबू कि जो नमन कोण का मान होता है उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री होता है और दक्षिणी ध्रुव पर भी कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और विषुवत रेखा पर कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो नमन कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे नमन कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बाबू, 0 से कहाँ पहुँच गए, 90। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे, इस कंडीशन में नमन कोण का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है बाबू, घटता है। यानी विषुवत रेखा पर किसका मान बाबू, नमन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव से विषुवत की ओर जाने पर नमन कोण का मान। अभी मैंने बताया कि ध्रुव से विषुवत की ओर यानी विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो नमन कोण का मान क्या होगा, घटेगा। और विषुवत रेखा से किसकी ओर जाएंगे बाबू, ध्रुव की ओर जाएंगे तो नमन कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी ध्रुव से विषुवत की ओर जाने पर नमन कोण का मान क्या होता है बाबू, घटता है। नमन कोण का मान क्या होगा बाबू, घटता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, प्लांक नियतांक का बीमा क्या है। यानी प्लांक नियतांक का आपसे क्या पूछ रहा है बाबू, बीमी सूत्र पूछ रहा है। सबसे पहले प्लांक नियतांक वाला कोई फार्मूला याद कीजिए। कितना बाबू याद है किसी को, तो बाबू याद कीजिए बाबू, E बराबर आप लोग पढ़े होंगे H न्यू। क्या पढ़े होंगे बाबू, H न्यू। E आपके पास क्या है, एनर्जी। एनर्जी यानी क्या है बाबू, ऊर्जा। और H क्या है बाबू आपके पास, कौन सा नियतांक है बाबू, प्लांक नियतांक। कौन सा नियतांक है बाबू, प्लांक नियतांक है। और न्यू क्या है, ये आपके पास क्या है बाबू, आवृत्ति। क्या है बाबू, आवृत्ति। इतनी बातें समझ में आ रही बाबू। अच्छा, यहाँ से मैं फार्मूला को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर हमको H निकालना है तो H बराबर क्या हो जाएगा बाबू, E और बट्टा में क्या आ जाएगा बाबू, न्यू। समझ में आया कि नहीं। अच्छा बाबू एक काम कीजिए, न्यू को आप टाइम में चेंज कर लीजिए, क्योंकि पढ़े होंगे बाबू कि 1 आवर्त काल ही क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 कितना बाबू, टी। यानी आवर्त काल का उल्टा ही क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। तो यहाँ से टी कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो H बराबर निकल गया बाबू, E इंटू में क्या निकल गया, टी। अब बीमा लिख लीजिए बाबू। अगर आपसे बीमा पूछा जाए इसकी बीमा कितना हो जाएगा, यानी बीमी सूत्र कितना हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका बीमी सूत्र हो जाएगा बाबू, ई क्या है, ई है बाबू आपके पास ऊर्जा। ऊर्जा की बीमा क्या होती है बाबू, ml² टी माइनस कितनी होती है, 2 होती है। और आपके पास टी एक और है, टाइम है, तो टी लिख दिए। यहाँ पावर कितना है, 1 है। कितना निकल गया बाबू, ml²। और t का पावर -2 में से 1 निकल जाएगा, -1। यानी ml² t -1, ml² t -1। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। समझ में आया बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बाबू। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। तो बाबू आप इसको याद रखिएगा, टेस्ला। क्या होता है बाबू, टेस्ला। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बाबू, वेबर। क्या होता है, वेबर। समझ में आया कि नहीं। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है तो क्या कहिएगा, वेबर। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है तो याद रखेंगे बाबू, टेस्ला। समझ में आया कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्रुव प्रबलता का मात्रक है। बाबू ध्रुव प्रबलता क्या होता है, यानी किसी भी चुंबक के ध्रुव के द्वारा अन्य चुंबकों को आकर्षित करने की जो क्या होती है, क्षमता होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए ध्रुव प्रबलता क्या है, तो ध्रुव प्रबलता बाबू को m से लिखते हैं और ये कहता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जो क्या है चुंबक है उसके द्वारा जो क्या लगेगा, बल लगेगा, यानी m बराबर होता है F/B, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में जितने बल से क्या करेगा चुंबक अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा, वही उसकी क्या कहलाती है, ध्रुव प्रबलता कहलाती है। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए बाबू कि इसका मान कितना निकलेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। m बराबर क्या निकलेगा बाबू, F/, क्या निकल गया, B निकल गया। अब देखिए बाबू m तो m चुंबकीय बल का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, F बराबर होता है QVB साइन थीटा। क्या होता है बाबू, QVB साइन थीटा। यहाँ V क्या है बाबू, वेग वेलोसिटी, Q क्या है, आवेश, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और B नीचे है, B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम किसका मात्रक निकालें, m का क्या निकाले बाबू, मात्रक निकाले, तो यहाँ से कितना निकलेगा बाबू, देख लीजिए। यहाँ q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और नीचे क्या है बाबू, आप नीचे नहीं कुछ भी है, और आगे आपसे के पास क्या बचा, v क्या होता है, v मतलब वेग, और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या लिख लेंगे, मीटर प्रति क्या बाबू, सेकेंड। और याद कीजिए बाबू मीटर प्रति सेकेंड तो हो गया यहाँ पे। अब आप लोग याद कीजिए कि कूलाम प्रति सेकेंड, यही कूलाम प्रति सेकेंड क्या होती है, एम्पियर, आवेश बटा समय, पढ़े हैं ना, कूलाम प्रति सेकेंड पढ़े होंगे बाबू। I बराबर क्या होता है, Q बटा T, Q का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम, और नीचे समय का मात्रक सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, यानी कौन क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और m से क्या हो जाएगा, मीटर, यानी एम्पियर मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है बाबू आपके पास, यानी यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा गया है, यहाँ याद रखेंगे क्या होता है बाबू, एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है बाबू, एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो आज से याद रखिएगा बाबू कि ध्रुव प्रबलता का मात्रक पूछेगा, याद रखेंगे कितना होगा, एम्पियर मीटर। समझ में आया कि नहीं आया, यानी ध्रुव प्रबलता क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में जितने बल से चुंबक अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करता है या विकर्षित करता है। मैंने आपको फार्मूला सॉल्व करके दिखा दिया। F क्या होता है, QVB साइन थीटा, नीचे क्या है, B से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमने मान निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंज का नियम किस नियम पर कार्य करता है, यानी लेंज का नियम बाबू ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे क्या करता है, कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे काम करेगा बाबू, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपके पास, अन्योन्य प्रेरण तथा स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा बाबू, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है बाबू हेनरी। क्या होता है बाबू, हेनरी। इसको भी क्या रखेंगे, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है। तो याद रखेंगे बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकृति की होती हैं, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स। कैसी होती है बाबू, ट्रांसवर्स नेचर की होती है, अनुप्रस्थ होती है। समझ में आया बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण, वहां गलती लिखा गया बाबू, संचरण होगा, संचरण की दिशा होती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा किधर होती है। तो याद रखेंगे बाबू, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के क्या होती है, समांतर। इसको बाबू आप लोग रट के जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भी है और ये पूछा जाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के क्या होती है, समांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है बाबू हम लोग के पास, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2 का मान होता है। आप लोगों ने पढ़ा है बाबू कि 1/1 रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ म्यू नॉट क्या है बाबू, तो निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या है बाबू, तो याद रखेंगे निर्वात की
निर्वात की क्या है बाबू, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। और आपसे पूछा जाए एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इसको याद रखिएगा, निर्वात की परावैद्युतता, निर्वात की क्या है बाबू, परावैद्युतता, परावैद्युतता। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। अच्छा, इसका मान कितना होता है बाबू, प्रकाश के चाल के क्या होता है बराबर, यानी कितना बाबू, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बाबू, अगर मैं इस पावर को ऊपर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले बताइए रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये मीटर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, c, यानी प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया कि नहीं। कई बार बाबू पूछा जाता है कि 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, क्या मात्रक हम लोग को निकालना है, नहीं, डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे इसका मान प्रकाश के चाल के बराबर होता है, और प्रकाश का चाल यानी चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत बाबू, समझ में आया कि नहीं, बोलिए समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको याद करके चलिएगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू 22 नंबर, B/E का मात्रक होता है। चलिए सबसे पहले बता दूं आपको कि B क्या है, B आपके पास यहाँ पे है चुंबकीय क्षेत्र, और E क्या है बाबू, विद्युत क्षेत्र। और याद रखेंगे E/B, E/B इसका भी मान होता है बाबू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है बाबू, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी अगर हमसे पूछा जाए E/B का मात्रक, E/B का मात्रक, तो कितना याद रखेंगे बाबू, कितना मात्रक होगा, मीटर प्रति क्या बाबू, सेकेंड। लेकिन हमसे पूछा गया है B/E का मान, तो B/E हो गया। आप इसको भी उलाट दीजिए, इसको मैंने उलाट दिया, इसको भी उलाट देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऊपर मीटर नीचे, यानी सेकेंड मीटर के पावर -1। कितना हो जाएगा बाबू, सेकेंड मीटर के पावर -1। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। सबको समझ में आया कि नहीं बाबू, E/B यानी विद्युत क्षेत्र, और कौन बाबू, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता भी कह सकते हैं। इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और इसका अगर मात्रक निकालिएगा E/B का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अगर B/E कह दिया जाए तो नीचे से ऊपर भेज दीजिए, तो ये सेकेंड ऊपर हो जाएगा, मीटर नीचे, सेकेंड के पावर S सेकेंड हो गया, मीटर के पावर -1। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या होते हैं, बढ़ते हैं। सब समझ में आ रहा है बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग, क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होती है। अच्छा बाबू ये बताइए कि विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित कौन होगा, जिसके पास आवेश होगा, या तो उसके पास धन आवेश हो या उसके पास क्या हो, ऋण आवेश हो। जिसके पास आवेश होगा वही विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, विक्षेपित होता है। तो आप देख के बताएं इनमें से किसके पास क्या होगा, आवेश होगा। देखिए बाबू सबसे पहले मैं बताऊं बाबू कि इनमें क्या है, सबसे पहले गामा किरण। कौन सी किरण है बाबू, गामा किरण। गामा किरण ये भी आवेशहीन होती हैं, एक्स किरण ये भी आवेशहीन होती हैं, परावैंगनिक किरण ये भी आवेशहीन होती है। यानी ये तीनों बाबू कौन सी किरण है, तो याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय क्या है बाबू, तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से क्या नहीं होती हैं, विक्षेपित नहीं होते। कैथोड किरण याद रखिए ये क्या होती हैं, एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन होती हैं, और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। इसलिए कैथोड किरण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगे, विक्षेपित। समझ में आया कि नहीं। क्यों विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होंगी बाबू, क्योंकि कैथोड किरण के पास क्या होता है, आवेश होता है। और कौन सा आवेश होता है, तो याद रखेंगे ऋण आवेश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है बाबू कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो याद रखिएगा बाबू, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा यानी अगर अपवर्तन की क्रिया हो, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है पथ से विचलित होगा तो कौन सी क्रिया होगी, अपवर्तन की क्रिया होगी। और अपवर्तन की क्रिया में क्या याद रखेंगे बाबू, यानी आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती है, यानी फ्रीक्वेंसी, कौन बाबू, फ्रीक्वेंसी कभी भी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। और बाकी जो तरंगदैर्घ्य है, चाल है, आयाम है, ये सब क्या होंगे बाबू, चेंज होंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू, ये चेंज होंगे, लेकिन कौन सी राशि चेंज नहीं होगी, याद रखेंगे आवृत्ति। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो वह व्यवहार करता है। देखिए बाबू, अगर लेंस की जो का होगा अपवर्तनांक होगा, किसका अपवर्तनांक बाबू, लेंस का अपवर्तनांक। यानी देख लेते हैं बाबू यहाँ कितना दिया है, लेंस का अपवर्तनांक। यानी मान लीजिए बाबू ये आपके पास क्या है, लेंस है, उत्तल लेंस है, बहुत बढ़िया। और इसका जो मान लेते हैं अपवर्तनांक म्यू क्या है, लेंस का एल, और जिस माध्यम में रख रहे हैं वो है बाबू अपवर्तनांक म्यू मीडियम। अब याद रखिएगा ये बात बाबू कि अगर म्यू एल का जो म्यू एल का मान होगा, अगर बाबू म्यू एम के मान से क्या होगा, अधिक होगा। ध्यान से सुनना है, अगर म्यू एल का मान यानी लेंस का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक बाबू, लेंस का अपवर्तनांक, अगर मीडियम यानी जिस माध्यम उसे रखा जा रहा है उसके अपवर्तनांक से अधिक हो जाए, लेंस की प्रकृति चेंज नहीं होगी। यानी लेंस की प्रकृति चेंज नहीं होगी, यानी क्या रहती है बाबू, याद रखेंगे लेंस की प्रकृति क्या रहती है बाबू, समान रहती है। लेंस की प्रकृति क्या रहती है बाबू, समान। कब बाबू, तो जब लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो। और अगर लेंस का अपवर्तनांक जिस माध्यम में रखे हैं उससे कम हो जाए तो लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी बाबू, चेंज हो जाएगी। लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, चेंज। यानी उत्तल लेंस अवतल की तरह व्यवहार करेगा और अवतल लेंस उत्तल की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। अब देखिए बाबू इसका अपवर्तनांक कितना है, थोड़ा देख के बताइए। किसका बाबू, तो लेंस का अपवर्तनांक दिया है 1.5। कितना है, 1.5। जिस मीडियम में रख रहा है वो जल है, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। बाबू कौन सही है, इस दोनों में कौन सा कंडीशन सही है बाबू, तो देख रहे हैं सर कि लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है, माध्यम का कम है, तो लेंस की प्रकृति क्या रहेगी, समान रहेगी, परंतु क्षमता कम हो जाती है। तो लेंस की प्रकृति क्या रहेगी बाबू, समान रहेगी। यानी उत्तल लेंस के जैसा ही क्या करेगा, व्यवहार करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये कंडीशन याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अगर मान ले हम कि लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा हो और जिस माध्यम में रखे उसका अपवर्तनांक कम हो, लेंस की प्रकृति चेंज नहीं होगी, उत्तल के समान, अवतल के समान बिहेव करेगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं बाबू, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है बाबू 1 + d/f। 1 + d/ कौन बाबू, f। d क्या है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, d कितनी सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। हमेशा इस फार्मूला को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव इस पे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इस पे पूछा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई। नली की लंबाई कितनी होती है बाबू, FO + FE, यानी FO + FE होती है। FO + FE का मतलब है वो यहाँ पे क्या है, FO जो है बाबू ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी, किसकी बाबू, ऑब्जेक्टिव लेंस की, ऑब्जेक्टिव लेंस की कौन सी दूरी है, लेंस की फोकस दूरी है। किसकी फोकस दूरी, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी।
और आपसे पूछा जाए सर एफ क्या है तो कहिएगा आई पीस, यानी आई पीस मतलब क्या होता है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। नेत्रिका लेंस की कौन दूरी है, फोकस दूरी। तो आप फार्मूला याद रखिएगा एफ ओ प्लस क्या होता है बाबू, एफ ई। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखिए बाबू, खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है ये होता है आभासी और उल्टा। क्या होता है बाबू, आभासी और उल्टा। कई बार ये हम लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन आता है कि सर अगर वो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो सीधा बनना चाहिए, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। लेकिन वो सीधा बनेगा, लेकिन जो वस्तु है वस्तु की अपेक्षा क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो इसलिए आभासी और क्या होता है, उल्टा होता है। यानी आभासी प्रतिबिंब कभी उल्टा नहीं बनता है। लेकिन क्यों ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वस्तु से अगर इसकी हम तुलना करेंगे तो वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा होगा। तो याद रखेंगे खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और क्या होता है, उल्टा होता है। सबको ये बात समझ में आई कि नहीं बाबू। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्या होता है बाबू, बढ़ता है। मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बाबू सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा और एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार इसे पढ़ के जाइएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब। फिर बाबू वही बात आया, पिछली बार क्या था, दूरदर्शी में था, इस बार क्या है, सूक्ष्मदर्शी में है। और ये भी बाबू कैसे बनता है, आभासी और उल्टा। कई लड़के मार देते हैं आभासी और सीधा, नहीं, आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो याद रखेंगे आभासी और क्या होगा, उल्टा होगा। समझ में आया कि नहीं। कैसे आप किसी को समझा सकते हैं कि सर कैसे आभासी उल्टा बन गया, आभासी इमेज तो बनेगा, साथ साथ जो रियल में वस्तु था उस वस्तु की तुलना में क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। तो याद रखेंगे बाबू, ये बाबू ध्रुवण पुष्टि करता है। कौन सा पुष्टि करता है घटना बाबू, ध्रुवण पुष्टि करता है कि प्रकाश एक प्रकार का कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है, ये तो बाबू डेरिवेशन 5 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसका डेरिवेशन आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है बाबू, याद रखेंगे म्यू बराबर होता है साइन, क्या होता है बाबू, साइन डेल्टा एम प्लस ए बटा 2। कितना होता है बाबू, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2। कितना होता है, ए बाई 2। आप कहेंगे सर ये क्या क्या है, ये जो म्यू है बाबू, म्यू क्या है, अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक, उस प्रिज्म का क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। आपसे कोई पूछेगा डेल्टा एम के मतलब क्या है, यहाँ न्यूनतम विचलन, यानी लाइट जब प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो अपने पथ से क्या होगी, विचलित, तो न्यूनतम विचलन। ये आपके पास यहाँ पे कौन सा कोण है बाबू, प्रिज्म कोण है। कौन सा कोण है बाबू, प्रिज्म कोण। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, साइन ए बाई 2। समझ में आया कि नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बाबू याद रखिएगा ए नंबर क्या है, सही है। साइन डेल्टा समझिएगा इसको, ए बाई 2 और इसके साथ होता है, यानी आप याद रखें, नहीं बाबू ये आप देखिए दोनों जगह थोड़ा सा गलत है, आप मिला लीजिएगा। जो इसमें आंसर आएगा इस टाइप से नहीं लिख पाए हैं, तो इसलिए आप ऐसे याद रखिएगा। कितना हो जाएगा बाबू, तो याद रखेंगे यानी साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2। समझ में आया कि नहीं। अगर इनको मिलाया जाए तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन इनमें है, तो यह फार्मूला क्या रखिएगा याद। ऐसे तो देखा जाए तो इसमें ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइन, क्योंकि साइन डेल्टा प्लस ए होल पूरा का 2 फिर बट्टा के नीचे, यानी इस पूरा का नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इन सब में करेक्ट है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्या आ रहा है, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। ठीक है बाबू, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, थोड़ा सा इनमें सॉल्व करना पड़ेगा। अभी मैंने फार्मूला आपको क्या बताया बाबू, म्यू बराबर क्या होता है, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई क्या होता है, 2 होता है, और नीचे कितना होता है बाबू, साइन ए बाई क्या होता है, 2 होता है। और अगर आपसे न्यूनतम विचलन कहे तो इस कंडीशन में जो प्रिज्म कोण का मान होगा बहुत छोटा होगा, यानी थीटा का मान जब बहुत छोटा होता तो आप पढ़े होंगे साइन थीटा को किसके बराबर मान लेते हैं, थीटा के, क्योंकि एंगल का मान जब बहुत क्या हो, छोटा हो। तो आप क्या कर दीजिए, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, तो म्यू बराबर हो जाएगा बाबू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा बाबू, ए बाई 2, क्योंकि हमने एंगल बहुत छोटा माना है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना निकल जाएगा बाबू, म्यू ए बराबर निकल जाएगा डेल्टा एम प्लस क्या निकलेगा, ए निकलेगा। ठीक है बाबू, डेल्टा एम प्लस क्या निकलेगा, ए निकलेगा। ठीक है बाबू, तो अगर आप डेल्टा एम का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, ए इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू ए माइनस ए, यहाँ से ए कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, म्यू माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी म्यू माइनस 1 इंटू में ए। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं, कैसे बनाए बाबू, मैंने क्या किया बाबू, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, नीचे क्या होता है साइन ए बाई 2, हमने मान लिया कि एंगल बहुत छोटा है, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर, तो साइन थीटा लगभग बराबर होगा थीटा के, तो म्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, नीचे क्या हो जाएगा ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, इतना हो गया। फिर मैंने इसको इधर भेज दीजिए क्योंकि किसका मान निकालना है, न्यूनतम विचलन, डेल्टा एम बराबर हो जाएगा म्यू ए माइनस ए, यहाँ से ए कॉमन कर लिए, म्यू माइनस 1 इंटू में क्या हो गया, ए। समझ में आया कि नहीं है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है प्रकाश के रंग का कारण है। सबको मालूम है प्रकाश का रंग क्यों चेंज हो जाता है जब प्रिज्म से गुजरता है, क्योंकि आवृत्ति, हर कलर की आवृत्ति क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए रंग अलग अलग रंगों में चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि पतली झिल्ली या साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देने का कारण है, यानी कौन सी घटना के कारण बाबू पतली झिल्ली या साबुन का बुलबुला कैसा दिखाई देता, रंगीन, तो याद रखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है या सभी, बताइए बाबू। मान लीजिए प्रकाश की जो किरण है वो किस में प्रवेश कर रही है, किसी स्लैब में। अच्छा ऊपर क्या होगा वो बताइए, ऊपर मान लीजिए वायु है, क्या है बाबू, वायु, समझ में आया कि नहीं है, और ये आपके पास क्या है बाबू, स्लैब है, क्या है बाबू, स्लैब। अगर बाबू इसमें लाइट क्या करेगी, प्रवेश करेगी, क्या प्रवेश करेगी बाबू, लाइट। ऊपर कौन सा माध्यम है बाबू, विरल माध्यम, और नीचे ये कौन सा माध्यम में आ गया बाबू, सघन माध्यम। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, और प्रकाश की चाल कम है तो प्रकाश की चाल पढ़े आप लोग, c बराबर कितनी होती है, न्यू लैम्डा, कितनी होती है, न्यू लैम्डा। तो अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, बढ़ेगी, अगर तरंगदैर्घ्य घटेगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी बाबू, घटेगी। अब बताइए कि यहाँ प्रकाश की चाल क्या हो रही है, कम हो रही है, तो पक्का तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा, कम होगा, यानी बिन क्या है, सही। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, समझ में, बहुत बढ़िया बाबू। क्या कह रहा है कि एक प्रकाश के किरण किस में जा रही है बाबू, स्लैब में प्रवेश कर रही है, स्लैब सघन माध्यम में, ऊपर से वायु से आ रही है, तो वायु क्या है, विरल माध्यम में। जब विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। जब चाल कम होगा तो उसका तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही।
चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है जीवाश्म ईंधन की आयु का पता किया जाता है किससे बाबू? रेडियो कार्बन काल निर्धारण यानी कार्बन डेटिंग। किससे बाबू? कार्बन डेटिंग से किया जाता है, इसी को बोला था रेडियो कार्बन काल निर्धारण यानी कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। और याद रखिएगा ये कार्बन 14 रेडियो सक्रिय की तरह कार्य करता है, उसी के विखंडन के आधार पे किसी भी जीवाश्म ईंधन की आयु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट नंबर 38 कह रहा है ब्रूस्टर का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रूस्टर का नियम किससे रिलेटेड है बाबू? ध्रुवण कोण से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा ये होता है म्यू बराबर 10 IP। जो IP आपके पास है कौन सा कोण है बाबू? ध्रुवण कोण है। कौन सा कोण है बाबू? ध्रुवण कोण है। और म्यू क्या है बाबू? याद रखेंगे म्यू क्या है बाबू? अपवर्तनांक है। तो कितना फार्मूला होता है बाबू? म्यू बराबर 10 IP। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है बाबू? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। अब बाबू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है आप लोग मुझे बताइए। ऊर्जा मापा जाता है, विभव मापा जाता है, दूरी मापा जाता है या आवेश मापा जाता है? सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए बाबू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बाबू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व किया जाए, एक रहने देते हैं। ई क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाता है बाबू? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है बाबू। बहुत बढ़िया। वोल्ट आपको याद है। विभव क्या होता है? प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी कार्य बट्टा आवेश विभव होता है, यानी इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम। याद रखिएगा कहीं कि वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। क्या होता है बाबू? 1 जूल प्रति कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल। कितना निकल गया बाबू? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 और यहाँ पे क्या निकला? जूल। अब देखिए बाबू खुद बताइए, जे आया, जे मतलब जूल, और जूल किसको मापता है? ऊर्जा को मापता है। तो ये बाबू बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे रट के जाइएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 10 के पावर -19 जूल। और ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोटॉन की ऊर्जा होती है, तो फोटॉन की ऊर्जा बाबू कितनी होती है? ई बराबर कितनी होती है बाबू? h न्यू। कितनी होती है बाबू? ई बराबर होती है h न्यू। और ई बराबर आप याद कीजिए h तो h। अभी मैंने आपको बताया कि c बराबर क्या होता है? न्यू लैम्डा। तो अगर आपसे किसका मान पूछा जाए? न्यू यानी आवृत्ति का, तो हो जाएगा c/λ। ये दोनों फार्मूला याद रखेंगे तो न्यू के जगह पर c/λ। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन क्या है इसमें सही है। तो देखते हैं E बराबर h न्यू ये भी है, और E बराबर hc/λ ये भी है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, यानी समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है आपको? सब कुछ समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आराम से आप बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसे क्या कर लीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए आपको सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो भी क्वेश्चन है मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं यार? चलिए क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे 50 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और 50 क्वेश्चन में से उम्मीद है कि 10-15 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आएंगे। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सब का मैं क्या लाया हूँ? संग्रह लाया हूँ। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए कह रहा है 41 इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, देखिए वो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, मान के चलते हैं वो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? ई है, और उसके अगर द्रव्यमान से मैं भाग दे दूं
तो ये उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट आवेश। क्या कहलाएगा बाबू, विशिष्ट आवेश कहलाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में उसके आवेश से नहीं, इलेक्ट्रॉन के आवेश में किससे बाबू, द्रव्यमान से भाग देने पर क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन का कौन सा आवेश, विशिष्ट आवेश। समझ में आया कि नहीं बाबू। और अब ये भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और द्रव्यमान का मात्रक होता है बाबू केजी यानी किलोग्राम। अब ऑप्शन ही आप लोग देख लीजिए, यानी कूलाम ऊपर होना चाहिए, केजी नीचे होना चाहिए। किस में है, कूलाम प्रति केजी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही। आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -19, और द्रव्यमान कितना होता है, 9.11 × 10 के पावर -31 केजी। सॉल्व कीजिएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 42 क्या कह रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। देखिए बाबू, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए फोटो इलेक्ट्रॉन और कौन सा ये प्रभाव है बाबू, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या है, घटना है। चलिए छोड़ दीजिए इसको, चलिए देखते हैं। कह रहा है बाबू कि फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन यानी इसको हम लोग प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा, ध्यान से सुनिएगा, तो ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है बाबू, ऊर्जा डिपेंड करती है आवृत्ति पर। किस पे डिपेंड करेगी बाबू, आवृत्ति पर। इसे स्टार मार के याद रखिएगा। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पे डिपेंड करेगी, आवृत्ति पर। अगर पूछा जाए बाबू प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की किसकी दर बाबू, उत्सर्जन की मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उस धातु के सतह से बाहर निकल रहे हैं, तो उत्सर्जन की जो क्या होती है वो दर होती है, किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखेंगे प्रकाश की किस पे बाबू, तीव्रता पे। समझ में आया कि नहीं आया, तो आप हमेशा इसे क्या रखिएगा, याद रखिए। कोई दिक्कत बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले ऑप्शन देख लें हम लोग। फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है आवृत्ति पर, तो प्रकाश की किस पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर। लेकिन पूछा जाएगा प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर, मतलब 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा बाबू, तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, तीव्रता के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 कह रहा है आवेश रहित कण है, यानी कौन सा इसमें कण है जिस पे आवेश नहीं रहता है। अल्फा क्या होता है बाबू, याद कीजिए हीलियम प्लस प्लस। क्या होता है बाबू, हीलियम प्लस प्लस। बीटा इलेक्ट्रॉन है एक प्रकार का। फोटोन पे कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पर क्या होता है, आवेश होता है, यानी प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, तो यानी फोटोन कैसा है, आवेश रहित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आवेश रहित कण है, तो याद रखेंगे फोटोन। अल्फा धनावेशित है, बीटा ऋणावेशित है, फोटोन आवेश रहित है, और प्रोटॉन धनावेशित है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। 44 कह रहा है बाबू इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग पढ़े होंगे बोर के नियम से। क्या होता है बाबू, mvr बराबर क्या होता है, nh/2π। कितना होता है, nh/2π, यानी mvr ही आपके पास कौन सा संवेग है, कोणीय संवेग है। कौन सा संवेग है बाबू, कोणीय संवेग। देखिए बाबू कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, nh/2π, nh/2π यानी nh/2π। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत है। ये कहाँ से पढ़ा गया है, तो बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल से कंसेप्ट मिला कि कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए उनका कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, nh/2π के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो याद रखेंगे सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है बाबू, सतत होता है। कैसा होता है बाबू, सतत होता है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 46 के पास पहुंचते हैं हम लोग। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है? बाबू याद रखेंगे, दृश्य भाग में हमेशा कौन सा श्रेणी पड़ता है? बामर। कौन पड़ता है बाबू? बामर। बामर किस में पड़ता है? कौन श्रेणी में? बामर श्रेणी जो पड़ता है दृश्य भाग में पड़ता है। और लाइमन जो होता है वो लाइमन किस में पड़ता है? परावैंगनी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में पड़ेंगे? परावैंगनी में लाइमन और बामर किस में? दृश्य में। और पाषाण और फुंड किस में पड़ते हैं बाबू? और रक्त भाग में। किस भाग में पड़ते हैं? और रक्त भाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी कॉन्सेप्ट उन्होंने बता दिया। यानी परावैंगनी में लाइमन, बामर किस में पड़ेगा? दृश्य भाग में। और पाषाण और फुंड किस में? और रक्त में। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 47, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? तो आप याद रखेंगे -13.6/n², यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। n क्या है? इलेक्ट्रॉन के कक्ष की क्या बाबू? संख्या। कक्ष की संख्या यानी n क्या है? n याद रखेंगे किसकी संख्या है? कक्ष की क्या है? संख्या। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसी सतह को सबसे ज्यादा पार करने की क्षमता किसके पास होती है? तो बाबू होती है ये विषुवचुंबकी तरंग में। और विषुवचुंबकी तरंग में सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो याद रखेंगे गामा किरण की। किसकी होती है बाबू? गामा किरण। यानी गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। किसी सतह को सबसे ज्यादा पार करने की क्षमता किसके पास? गामा किरण के पास। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा जितने समय में रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है वो समय कहलाता है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ के ही आप आंसर बता सकते हैं। कह रहा है कि जो पदार्थ है उसकी मात्रा प्रारंभिक मात्रा की क्या हो जाए? आधी। आधी हो गई इसका मतलब वो आधा समय खत्म हो गया है। यानी कौन आयु कहलाती है बाबू? अर्ध आयु। क्या कहलाती है? अर्ध आयु। और याद रखेंगे अर्ध आयु अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मूला में तो टी हाफ बराबर होता है वो 0.693 बट्टा क्या होता है? लेमडा। लेमडा कौन सा नियतांक है बाबू? 6 नियतांक। कौन सा नियतांक है बाबू? 6 नियतांक। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो ये फार्मूला याद रखिएगा। टी हाफ बराबर होता है 0.693 बट्टा लेमडा। और ये किसके बारे में बताता है? रेडियो सक्रिय तत्व यानी जो अस्थायी होते हैं और अपने आप अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरण का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। चलिए आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। यानी जब भी नाभिकीय अभिक्रिया होती है जैसे नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन तो उसमें से कौन सी इसमें भौतिक राशि संरक्षित रहती है? कुल आवेश, कुल संवेग, कुल कोणीय संवेग, सभी। तो याद रखेंगे बाबू सभी, यानी सभी भौतिक राशियां क्या रहती है? संरक्षित रहती है। तो ये था बाबू आज का 50 ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। सभी क्वेश्चन मैंने जो भी एग्जाम में पूछा गया था उन्हीं को मैंने आपके लिए लाया और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।